नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खास तौर से प्याज और टमाटर जैसी वस्तुओं के दाम बेहद ज्यादा बढ़ गए हैं। प्याज और टमाटर जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि ये आवश्यक खाद्य वस्तुओं में आती है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने के क्या कारण हैं, आज इन फोकस में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर के आरबीआई का क्या कहना है और हाल ही में मुद्रास्फीति को कम रखने के लिए आरबीआई ने किस तरह के कदम उठाए हैं। इसके बाद देखेंगे कि भारत में ओवरऑल खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्या रहे हैं, इन कारणों पर चर्चा करेंगे। फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और खबर यह है कि महंगी सब्जियों, अनाजों और फलों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली खाद्य कीमतों में हाल ही में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। किसके कारण हुई है? महंगी सब्जियों जैसे प्याज, टमाटर, आलू जैसी सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी है, जिससे आम आदमी के लिए उनको आवश्यक खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह से फलों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अनाज की कीमतों में भी, सीरियल्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून महीने में ये बढ़ोतरी, ये खाद्य मुद्रास्फीति 6 महीने के उच्चतम स्तर 9.4% पर पहुंच गई है, जिससे जून महीने में जो हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति है, ये बात हो रही है खाद्य मुद्रास्फीति की। अगर हम हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, हेडलाइन रेट रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, तो ये मई के 4.8% से बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर 5.08% पर पहुंच गया है। कोर इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी कीमतें वॉलेटाइल रहती हैं, इनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब हम हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो उसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी वस्तुएं भी शामिल होते हैं, जिससे ओवरऑल हमें मुद्रास्फीति का एक अंदाजा लग जाता है। अगर हम ग्रामीण मुद्रास्फीति के और शहरी मुद्रास्फीति में अंतर करके चलें तो हमें पता चलता है कि ग्रामीण मुद्रास्फीति 1 महीने पहले के 5.3% से बढ़कर के 5.66% हो गई है। और उसी प्रकार से शहरी मुद्रास्फीति में भी हमें एक उछाल देखने को मिलता है, जो पिछले महीने के 4.2% से बढ़कर के 4.44% हो गई है। यानी ग्रामीण मुद्रास्फीति के साथ साथ शहरी मुद्रास्फीति में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर हम खाद्य मुद्रास्फीति की बात करें तो ये शहरी क्षेत्रों में 9.55% की बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 9.2% की बनी हुई है। तो आप यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी उच्च मुद्रास्फीति, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति बनी हुई है और विशेष तौर से शहरों में खाद्य कीमतों में विशेष उछाल देखने को मिला है, जो आपको थोड़ा बहुत इस अंतर से भी देखने को मिल रहा होगा। आरबीआई का इस पर क्या कहना है, रिजर्व बैंक का इस पर क्या कहना है? रिजर्व बैंक में हाल ही में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका कहना है कि खाद्य कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसका ओवरऑल प्रेशर बढ़ने से, उसका दबाव बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में भी इसका इफेक्ट हो सकता है, अन्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। किस तरह से प्रभावित होंगे? जैसे मजदूरी बढ़ सकती है, अलग अलग चीजों के किराया बढ़ सकता है, यानी इसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है खाद्य मुद्रास्फीति का। लेख में यह भी कहा गया है कि लेख में यह तर्क दिया गया है कि खाद्य कीमतों में वृद्धि अस्थायी है। यह बात सामान्य तौर से कही जा रही थी, पिछले कुछ समय से लगातार कही जा रही थी कि खाद्य कीमतों में जो अलग अलग खाद्य वस्तुओं की कीमतें हैं उसमें वृद्धि हो रही है, ये अस्थायी कीमतें हैं। आरबीआई ने अपने लेख में कहा है कि ये अस्थायी होने वाली जो बात है ये सच नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल का अनुभव ये बताता है कि इस में जो वृद्धि है वो अस्थायी नहीं है, बल्कि स्थायी तौर से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। आरबीआई उच्च खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता जताता रहा है
और साथ ही उसने कहा है कि अब स्फीति यानी डिसइंफ्लेशन के मार्ग को ये पटरी से उतार रहा है। यानी जिस प्रकार से कीमतों में थोड़ी कमी धीरे धीरे महसूस की जा रही थी, उस कमी को खाद्य मुद्रास्फीति वस्तुतः पटरी से उतारने की कोशिश हो रही, पटरी से उतार रहा है। और जो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति विशेष तौर से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन को कम करने के प्रयास थे, खाद्य मुद्रास्फीति में उसके उछाल से वे प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंताओं के कारण पिछले 16 महीनों से आरबीआई ने रेपो दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है और आरबीआई की जो रेपो दर है वो 6.5% पर अपरिवर्तित रही है। रेपो दर का क्या मतलब होता है? जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपना एक उधार देता है, तो ये दर उसको रिफ्लेक्ट करती है और इस उधार दर का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। तो मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने पिछले 16 महीनों से रेपो दर में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए हैं। अब हम कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। जुलाई महीने के ही आंकड़ों को देखें। जुलाई महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक अगर हम खाद्य मूल्य डेटा को देखते हैं तो अनाज की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और अनाज की कीमतों में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है गेहूं की कीमतों में वृद्धि होना। इसी तरह से दालों की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिली है और इसका मुख्य कारण है चना, अरहर यानी तूर की कीमतों में वृद्धि होना। खाद्य तेल की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिली है और उसका कारण है सरसों, मूंगफली के तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होना। इन सब कारणों से एक खाद्य मुद्रास्फीति में हमें वृद्धि देखने को मिली है और साथ ही अभी हमने जैसा कि बताया कि प्याज, टमाटर, आलू की कीमतों में वृद्धि हो ही रही है। भारत में मुद्रास्फीति के बढ़ने के सामान्य कारण क्या रहे हैं, इस पर भी हम देख लेते हैं। तो मांग और आपूर्ति का एक असंतुलन हमें देखने को इसके अंतर्गत मिलता है। जितनी मांग हो अगर उतनी आपूर्ति ना हो पाए तो स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत की बढ़ती आबादी के साथ साथ भारत के लोगों की आय भी बढ़ रही है। अगर भारत में लोगों की आय बढ़ रही है, एक प्रति व्यक्ति आय ऊपर जा रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि खाद्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, भोजन की मांग भी बढ़ेगी। लेकिन कृषि उत्पादन के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां बनी हुई है और ये चुनौतियां ये हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि उत्पादन पर दिखने लगा है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण, साथ ही अनियमित वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है, उसके कारण और साथ ही आधुनिक कृषि उपकरणों तक किसानों की सीमित पहुंच के कारण जो कृषि उत्पादन जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं हो रहा है। तो कृषि उत्पादन में एक चुनौती देखने को मिलती है। कृषि उत्पादन में उस तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती जिस तरह की भारत में मांग चल रही है और इसके कारण मांग और आपूर्ति में एक असंतुलन पैदा होता है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक असंतुलन पैदा होता है और उसके कारण भी मांग में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ती है। साथ ही एक महत्वपूर्ण अन्य कारक यह भी है कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अन्य तरह की अक्षमताएं और बर्बादी की भी चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी खाद्य उपज का लगभग 40% फसल के बाद के नुकसान के कारण खो देता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास बेहतर परिवहन की सुविधाएं, बेहतर कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं नहीं है, जहां पर भारत अपने पेरिशेबल जो आइटम्स हैं जो बहुत तेजी से खराब होते हैं, जैसे हमारी जो सब्जियां होती है, जैसे टमाटर बहुत तेजी से खराब होता है, तो उसके लिए बेहतर कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्थाओं की कमी के कारण, परिवहन की बेहतर सुविधाओं की कमी के कारण भारत अपने खाद्य उत्पादन का बहुत बड़ा स्तर खो देता है और विश्व बैंक का तो ये कहना है कि 40% फसल के बाद खो देता है। तो अपने आप में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं को, उसकी बर्बादी को ये रिफ्लेक्ट करता है, जो खाद्य आपूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और अंततः खाद्य मुद्रास्फीति इसके कारण बढ़ जाती है। साथ ही हमारी कुछ वस्तुओं को लेकर के आयात पर भी निर्भरता बनी हुई है। जैसे खाद्य तेलों के अंतर्गत और दालों को लेकर के भारत निर्यात पर काफी हद तक निर्भर रहता है। तो खाद्य तेलों का और दालों जैसे कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों को लेकर के अगर भारत आयात पर निर्भर रहेगा तो इनकी कीमतों में भी हमेशा एक संवेदनशीलता बनी रहेगी, हमेशा इनकी कीमतों में एक वल्नरेबिलिटी बनी रहेगी, एक सुभेद्यता बनी रहेगी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और समय के साथ खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तो ये सामान्य तौर से ये कारण रहे हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि आईएएस ने हाल ही में 3 पहले की हैं। कौन कौन सी पहले हैं? पॉलिटी दिस वीक, इकोनॉमी दिस वीक और एनवायरमेंट दिस वीक। एनवायरमेंट दिस वीक की भी
शुरुआत हो चुकी है। एनवायरमेंट दिस वीक आपको हर शुक्रवार शाम को 7 बजे देखने को मिलेगा। उसी तरह से पॉलिटी दिस वीक हर शनिवार शाम को 7 बजे देखने को मिलेगा। इकोनॉमी दिस वीक हर रविवार को शाम को 7 बजे देखने को मिलेगा। ये पहल शुरू करने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि हाल फिलहाल में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में करंट घटनाओं से संबंधित प्रश्न वे आए हैं, स्टैटिक पोर्शन से संबंधित प्रश्न वे आए हैं जो किसी न किसी कारण से पिछले 1-1.5 साल में खबरों में बने रहे हैं। यानी स्टैटिक पोर्शन से भी एक तरह से प्रश्न वे आ रहे हैं जो किसी न किसी कारण से खबर में है, और इसलिए हाल फिलहाल में चल रही घटनाओं के स्टैटिक पोर्शन पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। इन प्रोग्राम की थीम यही है कि चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, पिछले एक सप्ताह की जितनी भी खबरें रही है उनके स्टैटिक पोर्शन पर हम इन प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं। तो इन प्रोग्राम से जुड़ना मत भूलिए और अपना टाइम सेट कर लीजिए। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम को 7 बजे ये तीनों प्रोग्राम आया करेंगे। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की खाद्य मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण योगदान देता है? आपके ऑप्शंस हैं किसानों के लिए अत्यधिक सरकारी सब्सिडी, ऑप्शन बी है खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमताएं और बर्बादी, ऑप्शन सी खाद्यान्न का अधिशेष उत्पादन, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों की उपभोक्ता मांग में कमी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।